नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के सैद्धांतिक विषय की पाठ्य चर्चा एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज सिस्टम, थ्री फेज स्टार डेल्टा सिस्टम, लाइन करंट, फेज करंट, वोल्टेज एंड पावर इन अ थ्री फेज सिस्टम और फेज सीक्वेंस मीटर का प्रशिक्षण आज मैं आपको प्रदान करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम का मतलब क्या है? बहुफेज प्रणाली के लाभ। तो बहुफेज प्रणाली मतलब क्या होती है कि एक से अधिक का मतलब जैसे थ्री फेज प्रणाली, ये बहुफेज प्रणाली के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ बेसिकली हम ये देखेंगे कि सिंगल फेज और थ्री फेज में से कौन सा ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। तो अगर किसी संतुलित तीन फेजी प्रणाली में यदि कोई रैखिक संतुलित लोड को लगाते हैं, रैखिक संतुलित लोड मतलब क्या होता है? लीनियर लोड। लीनियर लोड मतलब कि अगर लोड में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर लगा हुआ है, मतलब अगर वोल्टेज और करंट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, तो उस टाइप के जो भी लोड होंगे वो रैखिक लोड के अंतर्गत आएंगे। अरैखिक लोड क्या होते हैं? अरैखिक लोड मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बीजेटी हो गया आपका, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। तो इन सब में हमें देखने को मिलता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है, इस वजह से उसे अरैखिक लोड बोला जाता है। तो अगर हम कोई रैखिक लोड लगाते हैं और उसमें सप्लाई प्रदान करते हैं, तो अगर हमारा सिंगल फेज सिस्टम है, तो सिंगल फेज सिस्टम में हम यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है कि एक बार सप्लाई एक बार करंट आपकी नीचे जा रही है, फिर सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से क्या है कि फर्स्ट हाफ में नेगेटिव, फिर सेकेंड हाफ में पॉजिटिव, इस तरीके से आपको मिलेगी। तो क्या हो रहा है, करंट आपकी पल्सेटिंग नेचर की है, मतलब जो टोटल पावर आपको मिलेगी वो क्या है, वो समान नहीं होगी, वो भी टाइम के साथ में चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ थ्री फेज सिस्टम की बात करें, तो थ्री फेज सिस्टम में हमें दिख रहा है कि हमारे पास तीन फेजेस हैं। एक ये फेज है सिंगल फेज वन, फिर हमारा फेज टू और फिर क्या है फेज थ्री। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा एक फेज पॉजिटिव जा रहा है, तो उस टाइम पे दूसरा फेज कोई निगेटिव होगा और एक फेज कोई इनके बीच में होगा। तो क्या है, अगर हम यहाँ पे सम निकालते हैं इसका एक, तो हमें जो पावर मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। मतलब अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल पे पावर की वैल्यू देखें, तो थ्री फेज सिस्टम में अगर हम लीनियर लोड की बात करें, लीनियर लोड में अगर हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो हमें जो पावर मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट पावर की वजह से क्या होता है, जो विद्युत जनित्र होते हैं और जो विद्युत मोटरें होती हैं, इनमें कंपन नहीं होता है। तो अगर हम सिंगल फेज में देखते हैं, तो सिंगल फेज में क्या है, पावर आपकी पल्सेटिंग नेचर की है, लेकिन थ्री फेज में जो पावर होती है वो कांस्टेंट होती है। इस वजह से जो भी आपके जनरेटर्स होते हैं, जो भी मोटर्स होती हैं, इनमें कंपन नहीं होता है, ये कांस्टेंट स्पीड से काम करती हैं। तो एक तो लाभ आपका ये हो गया। अब दूसरे लाभ की बात करें, तो क्या है कि तीन फेजी प्रणाली में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है ये, जो नियत चाल से चक्कर करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सिंगल फेज में फ्लक्स का उत्पादन करते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो सिंगल फेज प्रणाली की वजह से होता है, वो मूविंग नेचर का नहीं होता है। मतलब क्या है, जैसे आपको यहाँ पे सप्लाई में मिल रहा है नेगेटिव हाफ है, फिर पॉजिटिव हाफ है, क्या पल्सेटिंग टाइप का मिल रहा है। तो इसी टाइप से आपका जो फ्लक्स भी मिलेगा वो भी पल्सेटिंग नेचर का मिलेगा, वो आपको मूविंग नेचर का नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप थ्री फेज में आएंगे, तो यहाँ से जो आपको फ्लक्स मिलता है, जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, ये आपका मूविंग नेचर का होता है। तो इसी मूविंग नेचर की वजह से जो आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। मतलब अगर आपके पास मूविंग फ्लक्स है, तो तभी आपकी जो इंडक्शन मोटर्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो एक इसका लाभ ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी जो थ्री फेजिंग मोटर्स होती है, वो एक समरूप टॉर्क उत्पादित करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समरूप टॉर्क का मतलब कि कांस्टेंट टॉर्क। थ्री फेजिंग मोटर्स जो होती हैं वो एक कांस्टेंट टॉर्क उत्पन्न करती हैं, लेकिन जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं वो केवल स्पंदित टॉर्क
उत्पन्न करती हैं। इसका मतलब हुआ कि जो 3 फेज मोटर्स होंगी इसमें जैसे आपको पावर कांस्टेंट मिल रही थी उसी प्रकार यहाँ पे जो आपको टॉर्क मिलेगी, टॉर्क भी आपको कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन अभी अगर आप सिंगल फेज की बात करें तो जैसे आपको पावर पल्सेटिंग मिल रही थी उसी तरीके से आपको टॉर्क भी वाइब्रेटिंग मिलेगी, मतलब पल्सेटिंग नेचर की मिलेगी, एक कांस्टेंट टॉर्क नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया इसमें से। और फिर नेक्स्ट आते हैं, तो जो पॉलीफेज मोटर्स होती हैं वे क्या होंगी, अत्यधिक कुशल होती हैं। ठीक है, कुशल क्यों होती हैं, क्योंकि जो पॉलीफेज मोटर्स होती हैं ये सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, और जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं वो क्या होती है, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं। यहाँ अगर हम देखें तो क्या है, एकल चरण मोटर जो होती हैं वे ना ही ज्यादा अत्यधिक कुशल होती हैं और ना ही वे आत्म शुरुआत करने की क्षमता रखती हैं। इसका मतलब है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको एक पल्सेटिंग फ्लक्स मिल रहा है, मूविंग फ्लक्स नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, आपको एक स्टार्टर लगाना पड़ता है उनके साथ में। और जो 3 फेज मोटर्स होती है उनको एक मूविंग फ्लक्स मिलता है, इस वजह से यहाँ पे आपका जो मोटर्स होती हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टर का काम क्या होगा, यहाँ घट जाएगा। ठीक है, दक्षता बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी सिंगल फेज मोटर्स होती हैं वो आपके जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं वहां यूज होती है, और जो 3 फेज मोटर्स होती है वो जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां सब जगह पे यूज होती हैं। तो इनकी क्या हो गई, पावर क्षमता जो होती है वो भी अधिक होती है। ठीक है, तो और इनका क्या है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं इनकी तुलना में 3 फेज मोटर्स का जो पावर फैक्टर होता है वो अधिक होता है। पावर फैक्टर की बात करें अगर, तो पावर फैक्टर आपके लॉस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर पावर फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर पावर फैक्टर आपका अधिक है तो लॉसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। पावर फैक्टर कम है तो लॉसेस मतलब ज्यादा हो रहे हैं। आप अगर 3 फेज मोटर्स की बात करें तो जो 3 फेज मोटर्स होती है इनका पावर फैक्टर क्या होता है, ये बहुत अधिक होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल फेज मोटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं इनकी तुलना में एक निश्चित शक्ति और दूरी के लिए 3 फेज ट्रांसमिशन में तांबा कम यूज होता है। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिकल यूज की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है कि आपको अगर एक वही लोड अगर आपको 3 फेज सप्लाई से चलाना है और सेम लोड को आपको सिंगल फेज सप्लाई से चलाना है, तो कौन सी सप्लाई ज्यादा खर्चा करेगी। तो जो आपकी सिंगल फेज सप्लाई होती है उसमें तांबा ज्यादा लगेगा, मतलब जो कंडक्टर्स लगेंगे वो मोटे लगेंगे। लेकिन अगर 3 फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे कंडक्टर्स जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है ये हम देखते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर आप एक लोड को सिंगल फेज से सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक सिंगल फेज है जिसके ऊपर इतना लोड लग रहा है, जब लोड ज्यादा लग रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा करंट को रिट्रीव करेगी। ज्यादा से ज्यादा करंट रिट्रीव करेगी तो मतलब क्या हो रहा है, लॉसेस बढ़ रहे हैं। करंट जब ज्यादा हो रही है तो कंडक्टर भी आपका मोटा होना चाहिए ताकि वो उतनी करंट को सहन कर सके। ठीक है, अब अगर हम 3 फेज की बात करें तो क्या हुआ, वही सेम लोड 3 फेजेस में डिवाइड हो जा रहा है। हर फेज को कितनी लोड मिल रही है, 1/3 1/3 1/3। तो हर फेज का लोड क्या हो गया, कम। जब लोड कम हो गया तो करंट क्या हो गई, करंट भी कम हो गई। करंट कम हो गई तो हर कंडक्टर का जो तांबा मतलब कंडक्टर चालक की अगर तांबे की बात करें तो अगर पतले चालक भी होंगे तो भी वो उतनी करंट को सह लेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें तांबे की तो 3 फेज जो चालक होते हैं वो ऑलमोस्ट 4 गुना कम तांबा यूज करेंगे सेम लोड के लिए इन कंपैरिजन टू आपका सिंगल फेज मोटर्स। ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस थे आपके 3 फेज मोटर्स के। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, 3 फेज कनेक्शन इनमें कैसे जुड़े होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो आपके 3 फेज कनेक्शंस होते हैं इन्हें हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं आपके 3 फेज जो भी आपकी सप्लाई है इसको जोड़ने के। तो पहला आपका तरीका है स्टार और दूसरा तरीका है डेल्टा। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो स्टार प्रणाली होती है यहाँ पे आपके 4 चालक यूज होते हैं, और अगर डेल्टा प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3 चालक ही यूज होते हैं। क्यों होता है ऐसा, अब अगर हम इस डायग्राम पे आए तो हमें क्या दिख रहा है, एक फेज यहाँ
आर फेज हो गया, बी फेज हो गया और एक ये वाई फेज है, 3 फेज यहाँ पे है। ऐसे डेल्टा में आया तो हमारे पास 3 फेज है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज। ठीक है, तो स्टार में क्या दिख रहा है, इन 3 फेजेस के अलावा आपके पास एक और वायर है जो है न्यूट्रल का वायर। तो न्यूट्रल आपका लगता है इन केस ऑफ स्टार और डेल्टा के केस में न्यूट्रल नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्टार प्रणाली होती है वो 4 चालक द्वारा प्रचालित की जाती है और जो डेल्टा प्रणाली होती है वो 3 चालक द्वारा प्रचालित की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर आपके जो तीनों फेजेस हैं इसके वोल्टेजेस को आप कैसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि 3 फेजेस हैं आपके, VA, VB और VC। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो क्या देख रहे हैं, VA जो है सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम पे गया, फिर क्या हो रहा है, मिनिमम पे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही VB है, VB को अगर देखिए तो ये इसका 0 इसके कुछ डिग्री के बाद होता है और इसके बाद ये स्टार्ट होके मैक्सिमम पे जाएगा, फिर मिनिमम पे आएगा। ऐसे ही VC का है। तो ये तीनों फेजेस में हमें दिख रहा है कि तीनों फेजेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर मैक्सिमम पे जा रहे हैं, फिर 0 पे आ रहे हैं, फिर मिनिमम पे आ रहे हैं, लेकिन इनका क्या है, इनके बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल है। तो कितने डिग्री का टाइम इंटरवल होता है तीनों फेजेस के बीच में, तो वो होता है आपका 120 डिग्री का। ठीक है, 120 डिग्री का होता है। तो अगर हम VA को 0 डिग्री पे लेते हैं तो VA को लिख सकते हैं हम VM sin ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्यों लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी का मतलब है यहाँ जो वेव फॉर्म आपको मिल रही है ये वेव फॉर्म आपकी साइनोसॉइडल टाइप की है, तो इसलिए VA को आप लिखेंगे VM sin ओमेगा टी। ठीक है, सेकेंड मैंने बोला कि 120 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो VB को आप लिखेंगे क्या, VM sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये पहले स्टार्ट हो जाता तो हम यहाँ पे VM sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री लिख सकते थे। अब ऐसे VC है, VC को क्या लिखेंगे, अब 120 डिग्री में 120 डिग्री और ऐड कर दीजिए तो 240 डिग्री हो जाएगा। तो VC को लिख देंगे VM sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। अगर ये 240 डिग्री पहले स्टार्ट हुआ होता तो हम ओमेगा टी प्लस 240 डिग्री लिखते हैं। तो इस तरीके से आपका VA, VB और VC को आप डिनोट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन, ये हो गया डेल्टा कनेक्शन, ये सारी चीजें हो गई आपकी। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका कि लाइन वोल्टेज क्या होता है और फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होती है और फेज करंट क्या होती है। अब अगर हम सिंगल फेज में बात करें तो हमारे पास सिर्फ वोल्टेज का टर्म होता है और करंट का टर्म होता है, वहां लाइन करंट, फेज करंट या लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज जैसा टर्म नहीं होता है। ये चीज क्या है, ये हमें 3 फेज में मिलेगी, बट होता क्या है ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या है। लाइन वोल्टेज क्या चीज होती है यहाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, फेज से फेज सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसको आप लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो फेज से फेज सिरों के बीच के विभवांतर को, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। तो फेज से फेज सिरों का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आप इस डायग्राम में ध्यान दीजिए तो एक फेज है आपका आर फेज, दूसरा फेज है वाई फेज, 2 फेज हो गए। इन दोनों फेजेस के बीच में अगर आप एक वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उस वोल्ट मीटर से आपको इन दोनों फेजेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इसको आप क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या, फेज वोल्टेज क्या चीज होगी, फेज वोल्टेज का मतलब हो गया एक आपका जो फेज है और नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर आप कोई वोल्ट मीटर लगाते हैं और आपको उस वोल्ट मीटर से जो वोल्टेज मिलेगी, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसको आप बोलेंगे फेज वोल्टेज। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज क्या था, फेज से फेज सिरों के बीच का अंतर, मतलब आर और वाई या आर और बी या फिर बी और वाई के बीच में किन्हीं भी 2 फेजेस के बीच में जो विभवांतर होगा उसको आप बोलेंगे लाइन वोल्टेज। और फेज वोल्टेज का मतलब क्या हो जाएगा कि फेज और न्यूट्रल के बीच में जो आपको वोल्टेज मिलेगा उसको आप बोलेंगे फेज वोल्टेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फेज धारा। फेज धारा का मतलब फेज करंट से है। फेज करंट क्या चीज होती है कि प्रत्येक इम्पीडेंस में से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलेंगे, फेज धारा। इसका मतलब क्या हुआ, इम्पीडेंस मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस का मतलब यहाँ पे होता है कि जो हर फेजेस में जितना जितना लोड लगा होता है उसका मतलब है यहाँ पे इम्पीडेंस है। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे आप कहीं से
3 फेजेस का जनरेशन कर रहे हैं, तो हर वाइंडिंग जितना जितना इम्पिडेंस प्रदान कर रही है उससे मतलब है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे फेज धारा क्या चीज हो रही है कि ये जो धारा इम्पिडेंसेस में मिल रही है आपको, एक इम्पिडेंस ये है Z, यहाँ दूसरा इम्पिडेंस है और यहाँ पे तीसरा इम्पिडेंस है। इन इम्पिडेंस में अलग अलग जो करंट जा रही है इसको हम बोलेंगे फेज धारा, ठीक है। और हर सप्लाई लाइन में से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइन धारा। सप्लाई में मतलब हर फेज में अलग अलग, हर फेज में अलग अलग, यहाँ पे जैसे IA दिख रही है, यहाँ IB दिख रही है और यहाँ पे IC दिख रही है, मतलब हर फेज में अलग अलग जो आपको करंट मिल रही है इसको आप क्या बोल रहे हैं, लाइन धारा। और इनके इम्पिडेंस में जो करंट मिल रही है उसको क्या बोल रहे हैं, फेज धारा, ठीक है। लाइन वोल्टेज हो गया, फेज वोल्टेज हो गया, फेज धारा हो गई और लाइन धारा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इन वोल्टेजेस में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, लाइन वोल्टेज में और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध होगा। तो अगर हम पीछे वाली स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर आप डेल्टा कनेक्शन की बात करिए तो डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल तो है नहीं, न्यूट्रल नहीं है, मतलब आपके पास सिर्फ फेज है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज का मतलब होता है कि दो फेजेस के बीच में जो वोल्टेज होगा वो आप लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और फेज वोल्टेज क्या बोलेंगे कि वोल्टेज और न्यूट्रल के बीच, मतलब एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको आप बोलेंगे फेज वोल्टेज। अब जब यहाँ न्यूट्रल है ही नहीं तो मतलब आपके पास क्या मिल रहा है सर, सिर्फ आपको लाइन वोल्टेज मिल रहा है। मतलब क्या है, जो फेज वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज है। किस केस में, इन केस ऑफ डेल्टा। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टार की बात करिए तो स्टार में आपके पास न्यूट्रल भी है, न्यूट्रल भी है, इसका मतलब फेज वोल्टेज भी होगा और लाइन वोल्टेज भी होगा। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज जब दोनों चीजें हैं तो इन दोनों की चीजों के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी होगी जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि डेल्टा में आपका लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होती है। क्यों होती है मैं बता चुकी हूँ आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टार प्रणाली में कैसे काम करता है। तो स्टार प्रणाली में अगर आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए तो क्या दिख रहा है कि R में करंट जा रही है IR, ठीक है। ऐसे ही Y में और B में जा रही है IY और IB, ठीक है। और न्यूट्रल में भी आपकी करंट है। वोल्टेज की बात करिए तो दो फेजेस, मतलब फेज वोल्टेज कितना है BPH, R और N के बीच में देखिए तो BPH जो है ये फेज वोल्टेज है R और N के बीच का, ठीक है। और लाइन वोल्टेज क्या है, R और Y के बीच में अगर बात करिए तो VRY क्या हो गया, ये हो गया लाइन वोल्टेज। तो दो वोल्टेज आपको मिल रही है, एक ये फेज वोल्टेज मिल रही है और एक लाइन वोल्टेज मिल रही है। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो ये हमारा एक वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम बोलते हैं इसको, ये बनेगा, ठीक है। ये फेजर डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेजेस दो, अगर आप यहाँ पे दो ये फेज वोल्टेजेस की बात करिए तो VY एक हो गया आपका VY, दूसरा हो गया VR और फिर हो गया VB। तीन फेजेस, तीनों फेजेस के बीच में मैंने बोला था 120 डिग्री का अंतर, तो तीनों फेजेस के बीच में आपका 120 डिग्री का अंतर हो गया, आपने ये बना लिया, ठीक है। अब अगर आपको VY का माइनस चाहिए तो इस VY को अपोजिट साइड में ड्रॉ कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, माइनस VY। ऐसे ही अगर आप इस VR का निगेटिव चाहते हैं तो इसको इसके अपोजिट साइड में ले आइए तो यहाँ पे आपको माइनस VR मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है VB, और VB का अगर आप अपोजिट चाहते हैं तो इसको अपोजिट साइड में ऊपर बढ़ा लीजिए तो यहाँ पे आपको माइनस VB मिल जाएगा, ठीक है। तो VYB की अगर हम बात करें, ये है आपका VYB का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज बिटवीन किसके, Y और B फेज के, ठीक है। तो ये हो गया आपका VYB, ठीक है। तो VYB का मतलब क्या हो गया, यहाँ से VB यहाँ से VY। अब इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कैसे करेंगे, फेजर एडिशन करेंगे इनका। फेजर एडिशन कैसे होता है, पैरेललोग्राम लॉ से। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो VRY अगर हम लेके चल रहे हैं तो आपका हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस 2VRVY cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कहाँ से है, इनके बीच में देखिए एंगल जो है ये आपका
60 डिग्री का है, तो यहाँ से आपका आ गया cos 60 डिग्री। ठीक, अब क्या है कि अगर आपका बैलेंस्ड सिस्टम है, बैलेंस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उसमें जितना भी वोल्टेज आपके तीनों फेजेस में होता है, तीनों फेजेस के वोल्टेजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्वल है अगर, तो मतलब क्या हो गया, वी आर ही आपका वी वाई के बराबर हो गया। तो आप वी आर की जगह पे और वी वाई की जगह पे वी फेज लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है वही चीज, वी फेज का स्क्वायर प्लस वी फेज का स्क्वायर प्लस 2 वीपीएच इंटू 1/2 कहाँ से है, cos 60 डिग्री की वैल्यू। इसको पूरा सॉल्व अगर आप कर लेंगे तो आपको निकल के क्या आएगा, √3 वीपीएच। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ रहा है आपका सॉल्यूशन के बाद कि VL इज इक्वल टू आपका होता है √3 वीपीएच। किसके केस में, स्टार के केस में। डेल्टा के केस में क्या होगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर हो जाएगी, और स्टार के केस में क्या होगा, VL इज इक्वल टू √3 वीपीएच हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप। नेक्स्ट देखते हैं लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्टार प्रणाली में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, अरे लाइन करंट और फेज करंट, तो यहाँ पे स्टार प्रणाली में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। ये क्यों होता है, ये भी हम देखते हैं पिछली वाली स्लाइड से। तो देखें यहाँ पे क्या है कि जो करंट आपके फेज में आ रही है वही करंट आपके इम्पीडेंस में जा रही है। तो क्या हो गया, ये लाइन करंट ही तो फेज करंट हो रही है, क्योंकि ये लाइन में जा रही है और फिर ये इसी इम्पीडेंस में जा रही है। तो लाइन करंट क्या हो गया, फेज करंट के इक्वल हो गया। लेकिन अगर आप डेल्टा में देख रहे हैं तो डेल्टा में क्या दिख रहा है, ये आईए जा तो रहा है लेकिन ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है। मतलब इस इम्पीडेंस में अलग करंट जा रही है, इस इम्पीडेंस में अलग करंट जा रही है, मतलब दो अलग अलग करंट जा रही है। तो यहाँ क्या हो गया, ये लाइन करंट इन दोनों फेज करंट से अलग हो गई। अलग हो गई इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, ये हम देखेंगे इस नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो फिर से वैसे ही है, सेम सब कुछ आपको करना है जैसे आप पीछे वोल्टेज वाले में कर रहे थे, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे करंट में भी करना है। उसका एक आप फेजर डायग्राम बना लीजिए, फेजर डायग्राम के हिसाब से ही आप यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप IL लेके चलिए, तो IL यहाँ पे एक आपको दिख रहा है इक्वेशन सेम वैसे ही है जैसे पीछे वोल्टेज वाले में हुई थी। पूरी इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा IL इज इक्वल टू √3 IPH। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टार में आपकी हो गई लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। लेकिन अगर आप डेल्टा सिस्टम की बात करिए तो डेल्टा सिस्टम में क्या हो रहा है, IL इज इक्वल टू √3 IPH। सोल्यूशन कैसे हो रहा है, सेम वैसे ही जैसे पीछे आपने वोल्टेज में किया था, सेम वही चीज फॉलो आप यहाँ करते हुए जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो IL इज इक्वल टू √3 IPH हो गई इन केस ऑफ डेल्टा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका पावर। वोल्टेज देख लिया हमने, करंट देख लिया, अब हम देखते हैं पावर क्या होती है थ्री फेज प्रणाली में। तो अगर आप सिंगल फेज की बात करिए तो सिंगल फेज में जो आपकी पावर थी, पावर होती थी VI cos phi। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में क्या होगी पावर, वहां पे सिंगल फेज था तो VI cos phi हो रहा था। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास थ्री फेजेस हैं, थ्री फेजेस का मतलब पावर कितनी टाइम हो गई, पावर हो गई आपकी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स हो गई मतलब 3 VI cos phi हो गया। VI कौन सा है, फेज वाला है, तो V इसको आप लिख सकते हैं क्या, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 VPH IPH cos phi। ठीक है, तो अगर आप स्टार सिस्टम की बात करिए तो स्टार सिस्टम में क्या देखा था हमने कि जो लाइन वोल्टेज है वो इक्वल टू किसके हो रही है, √3 ऑफ फेज वोल्टेज के। तो यहाँ पे आप √3 ऑफ फेज वोल्टेज को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लाइन वोल्टेज से। और क्या था कि लाइन करंट आपकी इक्वल थी किसके, फेज करंट के, तो IPH की जगह क्या लिख सकते हैं, IL। तो जो पावर आ रही है आपकी, पावर कितनी आएगी, √3 VI cos phi। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा सिस्टम में करते हैं। तो डेल्टा सिस्टम में क्या देख रहे थे, VPH इज इक्वल टू क्या था, लाइन वोल्टेज था, फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे VPH की जगह क्या रख लेंगे, VL, और √3 IPH क्या होता है, IL होता है इन केस ऑफ डेल्टा। तो जब डेल्टा में आएंगे तो डेल्टा में भी यहाँ पे अगर आप रिप्लेस करते हैं फेज वोल्टेज और फेज करंट को, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा P इज इक्वल टू √3 VI cos phi। तो ये तो हो गई आपकी पावर। अब आते हैं हम कि बैलेंस लोड क्या होता है, अनबैलेंस लोड क्या होता है, बैलेंस सप्लाई क्या होती है, और बैलेंस और अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है।
अभी पीछे हम जब भी बात कर रहे थे तो मैं ये चीज बार बार बोल रही थी कि बैलेंस सिस्टम में ऐसा होता है, बैलेंस लोड में ऐसा होता है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि आपका बैलेंस लोड क्या है और बैलेंस सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले आते हैं कि बैलेंस्ड सप्लाई क्या होती है। बैलेंस्ड सप्लाई का मतलब है अगर 3 फेजेस हैं और तीनों फेजेस में वोल्टेज की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है तीनों फेजेस में, मतलब VA इज इक्वल टू VB और VB इज इक्वल टू VC है। तो अगर ऐसा सिस्टम है प्लस तीनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री का अंतर है, अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि तीनों वोल्टेजेस इक्वल हैं और साथ में तीनों फेजेस के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस है, तो जो आपकी सप्लाई होगी उसको आप क्या बोल सकते हैं, बैलेंस सप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है बैलेंस और अनबैलेंस लोड क्या होता है। लोड का मतलब कि उसमें जो इम्पिडेंसेस लगे हुए उससे मतलब है यहाँ पे। तो अगर स्टार या डेल्टा में लगे हुए सभी इम्पिडेंसेस का मान बराबर हो तो भार कैसा होगा, संतुलित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों सिस्टम है, मतलब तीनों जो आपकी सप्लाई है, तीनों सप्लाई में लोड की शेयरिंग इक्वल हो रही है। लोड ऐसा नहीं हो रहा है कि एक फेज ज्यादा लोड ले रहा है दूसरा फेज कम लोड ले रहा है। अगर इस तरीके का सिस्टम है कि तीनों में बराबर लोड जा रहा है तो जो आपका लोड होगा ये आपका कैसा होगा, संतुलित होगा। ठीक है, अब देखते हैं संतुलित सिस्टम क्या होता है, मतलब बैलेंस्ड सिस्टम क्या होता है। बैलेंस सिस्टम का मतलब कोई भी सिस्टम आपका लोड और सप्लाई से मिलकर बना होता है। तो अगर लोड भी आपका बैलेंस है और भार भी बैलेंस है, अगर दोनों संतुलित होंगे तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, संतुलित। अगर दोनों संतुलित नहीं होते हैं, कोई भी एक असंतुलित होता है, तो जो सिस्टम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, असंतुलित। तो कभी भी नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में 3 फेज प्रणाली में जो भी आपकी नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें अधिकतर बैलेंस ही होता है आपका सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस सप्लाई, लोड और सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं फेज सीक्वेंस क्या होता है, फेज सीक्वेंस मीटर क्या होता है, क्या इसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस का मतलब क्या है कि किस सीक्वेंस में आपका फेज चल रहा है। वहां पे यहाँ पे फेज सीक्वेंस से इससे मतलब है, यहाँ हम ग्राफ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, वेवफॉर्म पे। तो आपके पास तीन फेजेस हैं, VA, VB और VC, 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आपका VA स्टार्ट हो रहा है, फिर VB स्टार्ट हो रहा है, फिर VC स्टार्ट हो रहा है। अब अगर इस ग्राफ की बात करिए तो इसमें देखिए सीक्वेंस बना हुआ है, VA है, फिर VB है, फिर VC है। अगर इस तरीके से आपका जो वोल्टेज है तीनों फेजेस के बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, मतलब पहले A फेज स्टार्ट हो रहा है, फिर अपने मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर मिनिमम पे आ रहा है। इसके बाद B फेज आपका स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है, मिनिमम पे जा रहा है। ऐसे ही फिर C फेज स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम पे जा रहा है और फिर मैक्सिमम पे जा रहा है। अगर इस तरीके का सिस्टम है कि A के बाद B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज सिस्टम चल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि क्लॉकवाइज सिस्टम चल रहा है। अगर ऐसा सिस्टम है तो आपका जो फेज सीक्वेंस होगा वो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगा। और इसके अपोजिट अगर ऐसा हो रहा है कि पहले A हो रहा है, फिर C हो रहा है, फिर B हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर सिस्टम चल रहा है, तो जो आपका फेज सीक्वेंस मिलेगा ये आपको नेगेटिव फेज सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था आपका फेज सीक्वेंस। क्यों होती है इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आपका जो भी 3 फेज मोटर्स होती हैं ये इस फेज सीक्वेंस के ऊपर ही काम करती हैं। अगर आप फेज सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं तो मोटर की जो घूमने की डायरेक्शन होती है वो भी अपोजिट हो जाती है। तो जब मोटर आपकी घूमने की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी तो क्या हो सकता है, बियरिंग्स वगैरह भी आपकी उखड़ सकती हैं, मोटर जल सकती है आपकी, जो भी उससे आपने लोड लगा रखा है वो भी आपका उल्टे डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फेज सीक्वेंस आपका हमेशा पॉजिटिव हो, या आप जिस फेज सीक्वेंस में लगा के अपना मोटर चला रहे हैं हमेशा वो उसी फेज सीक्वेंस को फॉलो करें। तो ये फेज सीक्वेंस हम कैसे पता लगाएंगे, किस चीज की हेल्प से पता चलेगा हमें कि फेज सीक्वेंस पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। तो ये था आपका ये फेज सीक्वेंस मीटर, ये होता है फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर का काम क्या है, ये बताएगा हमें कि फेज सीक्वेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसमें देखिए एक एरो दिख रहा है, ये इस एरो की हेल्प से हमें पता चलता है कि फेज सीक्वेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हमें जो फेज सीक्वेंस मिलेगा ये पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो जो फेज सीक्वेंस मिलेगा ये हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेज सीक्वेंस मीटर भी।
तो फेज सीक्वेंस मीटर को क्या करना है आपको, 3 फेज सिस्टम के साथ में लगा देंगे तो ये आपको फेज सीक्वेंस बता देगा सीधे सीधे। और फेज सीक्वेंस आपका चेंज कैसे होता है, फेज सीक्वेंस चेंज होता है अगर अल्टरनेटर की डायरेक्शन उल्टी कर देंगे आप तो फेज सीक्वेंस आपको उल्टा मिलने लगेगा, मतलब नेगेटिव मिलने लगेगा। अगर रोटर की जो डायरेक्शन होती है अल्टरनेटर की वो अगर पॉजिटिव है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपको जो फेज सीक्वेंस मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी तक हमने आज हमने क्या पढ़ा, एडवांटेजेस ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम। तो एडवांटेजेस ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम हमने पढ़ा है, और पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ 3 फेज स्टार और डेल्टा कनेक्शन। तो पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम में क्या पढ़ा है कि एसी पॉलीफेज सिस्टम में ये होता है कि हमको जो फ्लक्स मिलती है ये मूविंग मिलती है, और जो मोटर्स होती हैं वो ज्यादा कुशल होती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, ये सारी चीजें आपको सिंगल फेज में नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ 3 फेज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये पढ़ा हमने। तो यहाँ पे क्या था, स्टार कनेक्शन जो था यहाँ पे हमें 4 वायर यूज करते थे हम, 3 फेजेस के साथ में एक न्यूट्रल, और डेल्टा कनेक्शन में सिर्फ 3 फेजेस यूज होते थे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लाइन एंड फेज वोल्टेज, करंट एंड पावर इन अ 3 फेज सर्किट। इसमें क्या पढ़ा था कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज किस केस में, स्टार के केस में VL इज इक्वल टू √3 VPS था, और डेल्टा के केस में दोनों इक्वल था। ठीक है, और फिर करंट की बात करें तो करंट में स्टार के केस में लाइन वोल्टेज और लाइन करंट और फेज करंट इक्वल थी, और डेल्टा के केस में क्या था, लाइन करंट आपकी √3 फेज करंट थी। अब पावर की बात करें तो पावर क्या था, √3 VI cos phi। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था फेज सीक्वेंस मीटर। तो फेज सीक्वेंस मीटर का काम क्या था कि ये फेज सीक्वेंस बताता है कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस है। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है ये मैंने www.nimi.gov.in से लिया है और www.slideshare.com से लिया है। अगर आपको इनमें कोई भी परेशानी हो या आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप इन वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। तो आज हमने एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज सिस्टम, 3 फेज स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, इसके बाद लाइन और फेज वोल्टेज, लाइन एंड फेज करंट, पावर इन अ 3 फेज सर्किट और फेज सीक्वेंस मीटर का अध्ययन किया। और मैं आशा करती हूँ कि ये प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।